नमस्कार, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं टॉक विद अशोक सिंह। आज के टॉक शो में कहानी एक ऐसे शख्स की जो दरभंगा जिला के उजान गांव का रहने वाला है। ये नौजवान घर की माली हालत खराब रहने के चलते उस उम्र में जब बच्चे कॉलेज में पढ़ा करते हैं, मात्र मां से 300 रुपये लेकर रोजी और रोटी की तलाश में दिल्ली के शहरों में निकल पड़ा। दोस्तों, कहता है वहां जाकर भी तकदीर ने पीछा नहीं छोड़ा और उसे काम मिली मामूली ऑफिस बॉय की, जहां उसे मिलता था मात्र 700 रुपये। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपने बड़े बड़े सपने देखे, अगर आपने परिस्थितियों के सामने में हथियार नहीं डाले, तो एक दिन परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती है। दोस्तों, 14-15 सालों तक दिल्ली में संघर्ष करने के बाद उसे मिला उसके सपनों का साथी, नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर। और आज यह शख्स दिल्ली में मोदी केयर का धूम मचा रहा है और लाखों में इनकम ले रहा है। वो और कोई नहीं, हमारे मिथिलेश झा जी हैं। तो आइए सुनते हैं मिथिलेश झा के संघर्षों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और नाम मेरा, जैसे अभी सर ने बताया, कि मिथिलेश कुमार झा है। गांव उजान का रहने वाला हूं। उजान दूसरे भाषा में उसको बड़ा गांव के नाम से भी जानते हैं। स्कूलिंग मैंने वहीं से करी, हाई स्कूल उजान हाई स्कूल से किया मैंने 10th, और ये 93 की बात है। और फिर कॉलेज सरसोपाही, आपने सुना होगा, सरसोपाही MLS कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। लेकिन जब तीसरे पार्ट में एडमिशन कराया तो कहीं ना कहीं एक चीज मुझे खल रही थी अंदर से कि पढ़ाई तो मैं करता जा रहा हूँ, पढ़ाई तो हो सकता है मैं MA भी कर लूं, कैसे ना कैसे करके जब यहां तक पहुंचा हूं तो MA भी कर लूंगा। लेकिन ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या? अब आप कहोगे कैसी पढ़ाई? तो मैं पढ़ने में बिल्कुल भी, कहते हैं ना, जो इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये था कि कभी फेल नहीं हुआ, और ये हमारे घर का एक वो शुरू से ही बना रहा कि हमारे घर में कोई फेल नहीं हुआ आज तक। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं किसी जगह कंपटीशन लड़के में कोई जॉब ले लूंगा, ऐसा मेरी पढ़ाई नहीं था। और सच बताऊं तो जो घर के हालात थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो एक चीज मुझे बार बार खटक रही थी, जो बार बार खटक रही थी, कि अगर मैं पढ़ लिख के भी तो जॉब ही करूंगा, कमाना तो पैसा ही है। तो आज ही क्यों ना हम शुरू कर दें जाके कुछ ना कुछ काम, ताकि निश्चित इनकम हम घर में दे सके। कि चलो ठीक है जी, हमने ये आपको, उस टाइम तो 300 रुपये भी बहुत होते थे हमारे लिए, 300-400 रुपये भी, कि अगर मैं हर महीने घर में 300-400 रुपये दे दूं तो कम से कम ये तो दिक्कत नहीं आएगा ना कि रात में क्या बनेगा। तो इसी तलाश में 98-99 में मैं दिल्ली आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और सितंबर का महीना था। दिल्ली आया, और यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे नए आदमी का टिकना बहुत मुश्किल काम होता है। दिल्ली में नए आदमी का टिकना बहुत मुश्किल काम होता है, खास करके जो बिहार से आते हैं। रीजन क्या होता है? हमारे गांव में हमें आजादी होती है हर चीज की, पानी फ्री, चाय फ्री, जहां जाके बैठो वहां पे लोग फ्री बात करने के लिए, है ना। और हर कोई अपने आप को वहां पे राजा मानता है, हर कोई शहंशाह है गांव में। लेकिन जब आप शहर आते हैं ना, तो लोग आपको खाने को रोटी तो दे देते हैं, लेकिन कई बार लोग रहने के लिए घर भी दे देते हैं, पर वो आपको समय नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो खुद बिजी होते हैं। कुछ यहाँ की जो लैंग्वेज है ना दिल्ली की, वो थोड़ी सी खड़ी है, तो शुरुआत में लोगों को ना यहाँ पे रास नहीं आती। आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो बिहार से जो ट्रेनें आती है, बहुत सारी आती हैं, और उसमें बहुत सारे नए लोग आते हैं, लेकिन वो आते हैं पर टिकते नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे अपने लोगों को भी जानता हूँ जो दिल्ली तो आए पर सपना पूरा करने के लिए, पर वो टिक नहीं पाए। यहाँ का जो थपेरा होता ना, वो सह नहीं पाते, और जो सह लेते हैं तो फिर उनको दिल्ली बहुत रास आती है। फिर उनको गाँव अच्छा नहीं लगता, गाँव तो फिर वो 2-4 दिन के लिए जाते हैं। तो ये रहा मेरा सफर। पहले मैंने शुरुआत में जॉब करी, शुरुआत जो मैंने करी थी जॉब, वो 700 रुपए से शुरू किया था। जो मेरी पहली जॉब थी वो 700 रुपए की थी।
फिर दूसरी जॉब मैंने करी, वो 900 रुपए की करी। तीसरी जॉब मैंने 1000 रुपए की करी। चौथी जॉब मैंने जो करी थी वो करी थी 3500 रुपए की। और जो ऐसे करते बढ़ते 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 जो मेरा जॉब का जो लेवल था, 10 साल में 11 साल में मैं 14-15 हजार तक पहुंचा। और मैं वहां पे एक चीज देख रहा था कि जो काम मैं कर रहा हूं, मैं क्या था, मैं सेल्समैन था। तो मैंने एक चीज नोट करी कि जो काम मैं कर रहा हूं, क्या इस काम को करके एक लग्जरी कार खरीदी जा सकती है? तो जवाब था नो। क्यों? एक लग्जरी कार की जो किस्त आती थी उस टाइम ही आती थी 30-40 हजार रुपए। और मैंने ये देखा कि जो अच्छे से अच्छे सेल्समैन है, जो पुराने से पुराने सेल्समैन है फर्नीचर के शोरूम में, उनकी सैलरी भी 25-30 हजार से ऊपर नहीं है। तो 25-30 हजार रुपए आदमी गाड़ी के किस्त कैसे दे देगा? खाना कैसे खाएगा? मकान को रेंट कैसे बढ़ेगा? बाकी भी तो खर्चे होते हैं। तो ये बात हमारे को एक चीज मन में आ गया कि भैया जॉब में ना लग्जरी लाइफ तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। दूसरा मैंने एक चीज और नोट किया कि जब मैं यहाँ पे काम करता हूं और जब मालिक का मूड अच्छा होता है तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करता है हमारे साथ। और मालिक का मूड कब अच्छा होता है? जब आप सेल करके देते हो, जब आपकी सेलिंग होती है ना, तो मालिक का मूड बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लो एक दिन सेल नहीं हुआ, 2 दिन सेल नहीं हुआ, तो मालिक का ना मूड एकदम गिरगिट की तरह बदलता है 1 सेकंड में। और सबसे बड़ा चैलेंज कब आता है? जब आपको अपनी सैलरी लेनी होती है, या आपको कोई एडवांस लेना होता है, कोई काम पड़ जाता है, या आपको छुट्टी लेनी होती है। वो समय जो होता है ना, आपको आपकी अपनी औकात बताता है कि भैया तू यहाँ पे नौकर है। देखो हमारे दिल्ली में बहुत सारे हमारे गांव के लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं, हमारे राज्य के लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। और जहां पे भी जॉब करते हैं वो मालिक के राइट हैंड होते हैं। ये तो है। हमारे बिहार से जितने भी लोग दिल्ली आते हैं और मालिक के पास जहां भी काम करते हैं ना, वो मालिक के राइट हैंड बन जाते हैं। लेकिन ये एक अलग सच्चाई है। और जो दूसरी सच्चाई ये है कि राइट हैंड को हटने में देर नहीं लगता जब आपको कोई काम पड़ जाए तो मैंने देखा यहाँ पे रिस्पेक्ट कितनी है, तो जब काम करते हो आप। और अचीवमेंट कितनी है, तो बस भूखा मरोगे नहीं, तरक्की करोगे नहीं। फिर क्या किया जाए? फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, एक चांस लिया जाए, एक रिस्क लिया जाए, खुद का बिजनेस किया जाए। अगर हम मालिक को इतना करके दे सकते हैं, मालिक हमारी तरक्की कर सकते हैं, तो मैं खुद क्यों नहीं कर सकता? मेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया, विचार आ गया। और आप सब जानते हैं कि एक विचार इंसान की जिंदगी बदल देती है। एक विचार, मेरे दिमाग में ये विचार आया कि आज तक मैंने मालिकों को काम करके दिया है, मैंने उनकी वफादारी करी है, मैंने उनके लिए अपनी जिंदगी करी है पूरा का पूरा न्यौछावर, क्यों ना मैं खुद के लिए करूं? और वो विचार मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपना शोरूम स्टार्ट किया, पैसे तो ज्यादा थे नहीं, पर मेरा एक दोस्त वो मेरे को बहुत सपोर्ट करता। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम करो स्टार्ट, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूं। मैंने शोरूम स्टार्ट किया और टैलेंट तो था ही। यकीन करो मैंने खूब पैसा कमाया अपने फर्नीचर के शोरूम से, खूब पैसा कमाया, पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया, खूब नाम कमाया। एक मजाक की बात मैं आपसे बोलता हूं, हालांकि ये मजाक है। मेरे शोरूम का इतना रेपुटेशन था, इतना रेपुटेशन था कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार वहां पे सिर्फ इसलिए जॉब करते थे, उनको पता था अगर मैं यहाँ पे जॉब करूंगा तो मेरी शादी हो जाएगी। और ऐसा हुआ। मतलब इतना रेपुटेशन था मेरे शोरूम का। लेकिन कहते हैं ना कि जो व्यापार है ना, वो थोड़े पैसे वालों के लिए नहीं है। व्यापार में थोड़े पैसे से काम नहीं चलता है। दूसरा एक चीज और, पैसा कमाना अलग चीज है और पैसे को संभालना अलग चीज है। ये दोनों दो टॉपिक है। मैंने पैसे कमाना तो सीख लिया था अपने बिजनेस से, पर मुझे पैसा संभालना नहीं आया। और हुआ ये कि मेरा बिजनेस धीरे धीरे लॉस में चला गया, कई कारणों से गया। और मैं सबसे बड़ा कारण इसमें खुद को मानता हूं। सबसे बड़ा कारण मैं खुद था कि जो आदमी एक दिन में 3-3 लाख रुपए की सेल कर रहा है और वो आदमी माइनस में चला जाए, तो इसका कारण 100% मैं खुद हूं। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने एक कहावत सुन रखी है कि हर इंसान को
लाइफ में 3 मौका मिलता है। धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको मौके ना मिले। तो पहला मौका मिला मुझे दिल्ली आने का, मैंने नहीं छोड़ा। दूसरा मौका मिला मुझे अपना बिजनेस करने का, मैंने नहीं छोड़ा। और मुझे तीसरा मौका मिला, वो मिला मोदी केयर। मोदी केयर जिस दिन मेरे लाइफ में आया, मैंने उसे मौका देखा, मौका। यही है जो मेरी जिंदगी बदलेगा, ये बिजनेस। अगर मैं इस बिजनेस को अपने बच्चों की तरह पाल लूं, अगर मैं इस बिजनेस को अपने बिजनेस की तरह मैं इसकी सेवा करूं, यहां से बहुत कुछ हो सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं इस बिजनेस में एंट्री किया था ना, तो मैंने कुछ सफल लोगों को देखा था। उनकी जिंदगी ना मजे वाली जिंदगी थी। अगर वो लाख रुपए भी कमाते थे ना, तो जिंदगी ऐसे जीते थे, राजा की तरह जीते थे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जानने वाले, जिनका लाख रुपए से ज्यादा इनकम है, 2 लाख रुपए इनकम है, 3 लाख इनकम है, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत बेकार है। उनके ऊपर एक बॉस नाम का प्राणी है जो उनको नचाता है दिन रात 24 घंटा, साये की तरह मंडराता है बॉस उनके साथ साथ। लेकिन मैंने मोदी केयर में देखा, यहाँ तो कोई बॉस ही नहीं है। और एक चीज और है, यहाँ पे लॉस भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो कुछ है ही नहीं। और जो बिजनेस है ये परमानेंट है। परमानेंट कैसे है? मैं अपने फर्नीचर के बिजनेस में कोई कस्टमर बनाता था। अब वो कस्टमर क्या है, आज मेरा है, कल को अगर कोई मेरे से कोई भी भूल हुई, वो कल किसी और का हो गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक बार जब आप किसी को अपना कस्टमर बनाते हैं, अपना कंसल्टेंट बनाते हैं, उनका एमसीए नंबर आपके एमसीए नंबर के साथ जुड़ जाता है, वो लाइफ टाइम के लिए आपके हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार, ऐसे काम तो जरूर करना चाहिए हमारे को। और मैं इस बिजनेस को 25 जून 2017 को ज्वाइन किया था। जुड़ते ही डायरेक्टर बना 1 महीने के अंदर में। दूसरे महीने उस टाइम क्वालिफाई चल रहा था दुबई का। तो मुझे विदेश यात्रा का बड़ा शौक है। और मोदी केयर से पहले मैंने एक विदेश यात्रा कर रखी थी। मोदी केयर से पहले तो विदेश जाने का मुझे शौक है, मुझे हवाई जहाज पे चढ़ना बहुत पसंद है। तो मुझे ये मौका मिला, मैंने कहा क्यों ना ये मौका लिया जाए। और मैंने क्या किया, मैंने दुबई क्वालिफाई कर लिया। पूरी जान लगा दी मैंने दुबई क्वालिफाई करने में। आप सोच लो कि बिना नेटवर्क के, मेरे पास उस टाइम कोई नेटवर्क नहीं था जब मैंने दुबई क्वालिफाई किया था, और मैंने क्वालिफाई कर लिया। कैसे किया? सेल करके किया। मैंने इनवायरो चिप, नोनी, इतनी सेल करी, इतनी सेल करी, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। और जो भी टारगेट था उस टाइम का, वो भी मैंने पूरा कंप्लीट किया। मेरे ख्याल से 2,80,000 टारगेट था। और जब मैं दुबई गया, भाई साहब मेरी जिंदगी बदल गई। दुबई जाके मेरा नजरिया बदल गया। क्योंकि जब मैं इससे पहले फॉरेन गया था, मैं थाईलैंड इससे पहले गया था। मेरी एक गद्दे की कंपनी है, उसने मुझे टारगेट दिया था कि आप इतना गद्दा सेल करोगे, मैं आपको थाईलैंड लेके चलूंगा। तो जब मैं थाईलैंड गया था, तो वहां पे मुझे जाना तो फ्री था, आना भी फ्री था, खाना भी फ्री था, रहना भी फ्री था, लेकिन घूमना फ्री नहीं था। और जब मैं मोदी केयर के साथ दुबई गया, तो वहां पे समझ लो पर्स में घर छोड़ के गया था। 1 रुपया जेब से नहीं लगा मेरा, 1 रुपया। ऊपर से जो हमारी होटल थी वो 5 स्टार, पहले वाले जो लेके गए थे उनका 3 स्टार था। वो जो खाना खिलाते थे, घुमाने ले जाते थे, उनका जगह और इनके जगह में बहुत फर्क था। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी कि जितने लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, उनके जो चेहरे की जो खुशी है ना, वो इतना एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो जो 4 दिन था दुबई का, मैं कहता हूं उस 4 दिन के लिए ना इंसान अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दे। और मेरे से कोई पूछे ना कि क्या करना चाहिए मोदी केयर में, तो मैं कहता हूं एक बार फॉरेन ट्रिप ले लो आप, सिर्फ एक बार। जो मोदी केयर हमारे को फॉरेन ट्रिप देता है ना, आप एक बार ले लो। आप कुछ मत करो, एक फॉरेन ट्रिप ले लो, आपको पता चल जाएगा कि मोदी केयर कैसी जिंदगी देता है हमारे को। और जब मैं दुबई से आया, तो उसके बाद तो कहानी बदल गई। क्योंकि लोगों को भरोसा हो गया ये बिजनेस चलता है, क्योंकि मिथिलेश झा दुबई जा सकते हैं तो कोई भी जा सकता है। और धीरे धीरे टीम बनाई, मैंने टीम बनाई, और टीम को फिर ट्रेनिंग में मैंने अटैच करना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग का बहुत महत्व है हमारी जिंदगी में। देखो नॉलेज है ना, नॉलेज से ना नजरिया बदलता है। मोदी केयर में जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं ना, तो क्या बोलता है, अरे ये तो चेन बनाने का काम है, साबुन तेल बेचने का काम है। क्यों? उनके पास नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज हो ना, वो ऐसी बात ही ना करे।
आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा काम है जहां पे चेन नहीं बनता? ऐसा कौन सा काम है जहां पे माल आप बिना बेचे अमीर बन जाओगे? मेरा फर्नीचर का शोरूम था, तो क्या मुझे माल नहीं बेचना पड़ता था वहां पे? क्या मुझे वहां पे ग्राहक का चेन नहीं चाहिए था? सब कुछ चाहिए था वहां पे। पर यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये सब क्यों? उनके पास नॉलेज नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको कि लोग आगे कैसे बढ़ते हैं। एक बार क्या होता है, पंछियों का झुंड जो है ना, वो अपना ऊपर चल रहे होते हैं, सारे सारे पंछी बादलों में एकदम चल रहे होते हैं, बड़े स्पीड से चल रहे होते हैं। वो इतने में पीछे से एक रॉकेट आती है और उनसे आगे निकल जाती है। तो उसमें से एक पंछी का जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ से पूछता है, माँ माँ ये देखो, ये कौन सा पंछी है, ये तो हमसे भी तेज भाग रहा है। तो माँ ने मुस्कुरा के जवाब दिया, बेटा उसके देख पूंछ में ना आग लगी हुई है, तभी वो हमसे तेज भाग रहा है। तो मोदी केयर में जो एकदम रॉकेट की तरह भागते हैं ना, वो भागते हैं जिनके पूंछ में आग लगी हो। जिनको आग नहीं लगी ना, वो आगे नहीं बढ़ते। वो आज 4 बजे की मीटिंग थी, मैं 3:50 पे यहाँ पे रेडी बैठा हूं। और कुछ लोग क्या करते हैं, जब मीटिंग का टाइम होता ना, वो 4:20 पे, 4:30 पे एंट्री मारते हैं कि मीटिंग चल रही की खत्म हो गई है। वो क्यों? क्योंकि पूंछ में आग नहीं लगी है। और फिर जब मोदी केयर का सफर तय हुआ, जब अच्छे अच्छे लोग, देखो ऐसा है, जब आप टिकते हो ना यहाँ पे, शुरुआत में तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब लोग आपके साथ आने लगते हैं ना, पहले 1 आते हैं, फिर 2 आते हैं, फिर 3 आते हैं, और वो और आप जब मिलकर बिजनेस करते हैं, तब होता है मल्टीप्लिकेशन। शुरुआत में तो बस यही, आप भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। हमारा बिजनेस क्या है, एन ग्राफ पे काम करता है। शुरू में हमें भागना होता है पूरा, लेकिन जब भागने वालों की टीम आपके साथ बन जाए, तब आता है मजा। अब मैं आपसे ना कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे। मेरा जो सफर है रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का 4 साल में कंप्लीट कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर बना। वो किस लिए बना था? क्योंकि मेरे को दुबई जाना था। अब दुबई जाने के लिए उतना पॉइंट करना था, 2,80,000। अब मुझे बताओ, पहले 1.5 लाख में लोग डायरेक्टर बनते थे, तो मैं सीनियर डायरेक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा 2,80,000 में? तो रीजन, सक्सेस के लिए रीजन चाहिए होता है। आपके पास रीजन है तो आप सक्सेस करेंगे, लेकिन अगर आपके पास रीजन नहीं है, आप सक्सेस नहीं करेंगे। रीजन होना चाहिए। तो मेरा पहला जो लेवल था डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर का, वो मुझे सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मुझे दुबई जाना था। अब मैं सुनाता हूं कि मैं एसईडी कैसे बना। मैं यहाँ पे 3 महीने में एसईडी बन गया था। जब नए नए लोग यहाँ पे आते हैं ना, शुरू में उनके पास ना बहुत सारे ज्ञान का भंडार होता है और सलाह होता है बहुत सारी। वो क्या करते हैं, कंपनी को सलाह देना चाहते हैं। कंपनी चावल ले आए तो कैसा रहे, कंपनी दाल ले आए तो कैसा रहे, चीनी ले आए तो कैसा रहे, वहां भी दुकान खुलवा दे तो कैसा रहे, घी में पॉइंट बढ़ा दे तो कैसा रहे, तेल के दाम घटा दे तो कैसा रहे। बहुत सारे उसके दिमाग में ना क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो अब मैं भी तो इंसान ही हूं, मेरे पास भी क्वेश्चन थे बहुत सारे। तो मेरे जो गुरुजी हैं, मैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहूंगा, मिस्टर मनोज मलिक सर। और सिस्टम के वो बेताज बादशाह है, मोदी केयर में वो सिस्टम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने उनसे ऐसे ही जाके मैंने उनसे बोला, सर ऐसा हो जाए तो कैसा रहे, ऐसा हो जाए तो उन्होंने बोला, मिथिलेश एक काम कर, तेरे पास आइडिया तो बड़ा अच्छा है, पर इसके लिए तुझे समीर मोदी सर से मिलना पड़ेगा। और समीर मोदी सर बिना एसईडी से मिलते नहीं, तू एसईडी बन जा। और एसईडी की उस टाइम एक मीटिंग होती थी महीने में या 2 महीने में, और वो समीर मोदी सर का जो ऑफिस है डिफेंस कॉलोनी में, वो वहां पे मिलते थे। तो तू एसईडी बन जा और वहां जाके अपना विचार रख। अब देखो, मेरे को ना सही बताऊं, विचार तो रखना ही नहीं था, मुझे समीर मोदी सर से मिलना था। बस मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि जो यहाँ के बेताज बादशाह है, जो राजा है, मुझे राजा से मिलना है। अब राजा से मिलने का शर्त क्या था? एसईडी। अब मुझे एसईडी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि एसईडी होगा कैसे। और मैं 3 महीने में, यकीन करो, एसईडी बन गया। और फिर जब एसईडी बना, जब दुबई से आया, तो पता चला कि आज जो है, आज आपको समीर मोदी सर से मिलना है। और आप यकीन करो, जब मैं समीर मोदी सर से मिला था ना, और उन्होंने वो कंधे पे मेरा हाथ रखा, और हीरो क्या हाल है, बस इतना ही बोला, मेरे सारे सवाल ही खत्म हो गए। कोई सवाल नहीं, कुछ भी सवाल नहीं, मैं सही कहूं तो।
और मैंने कसम खाया उस दिन कि मोदी केयर को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा यार इतने सारे मालिक के पास मैंने काम किया, लेकिन जो फीलिंग मुझे इनके साथ आया ना, वो कंधे पे हाथ रख के बात करना, वो तो कहीं नहीं आया आज तक। देखो एक अटैचमेंट होता ना दिल का, वो उनके साथ मेरा पहली बार वहां से जुड़ा था। और मैंने कसम खा लिया था कि मोदी केयर नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर घर वाले मेरे विरोध करें ना, मैं घर छोड़ दूंगा, मोदी केयर नहीं छोड़ूंगा। और आप जब किसी चीज के लिए प्रण करते हैं, आप ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, कोई माई का लाल आपको अपने पद से हटा नहीं सकता है। ये आप याद रखना। ये सब बहाने होते हैं कि मेरे को माँ रोकती है, मेरे को बाप रोकता है, मेरे को बीवी रोकती है, मेरा पति रोकता है, मेरा भाई रोकता है, मेरी बहन रोकती है, मेरा पड़ोसी रोकता है। ये सब बहाने होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ठाना नहीं है। एक बार आप ठान लो ना कि मुझे ये काम करना है, कोई मजाल है कोई आपको रोक के दिखा दे। और मैंने ठान लिया था मोदी केयर नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर क्या हुआ, मेरा शोरूम और मेरा मोदी केयर ये आपस में टकराने लग गया था बीच में। मुझे लग रहा था कि मैंने दो नाव पे पैर रख दिए। अब मेरे पास एक ऐसा वक्त आ गया था कि अब क्या करें। यकीन करो, मैंने मोदी केयर को यस बोला, शोरूम को साइड कर दिया। हालांकि जिस दिन मैंने शोरूम को क्लोज किया, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया हुआ था अपने शोरूम को। मेरे शोरूम का नाम था उजान फर्नीचर, श्री गणेश फर्नीचर। और मैंने जब उसको क्लोज किया ना, तो मेरे को थोड़ा सा तो अंदर में लगा यार मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं मोदी केयर के बीच में किसी को आने नहीं देना चाहता था। और फिर लग गया मैं पूरा जी जान से मोदी केयर के साथ। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, शुरुआत में तो बहुत आते हैं। देखो यहाँ पे ना अचीवमेंट सबको दिखती है, चैलेंज किसी को नहीं दिखता है। जब कोई आप आज हमारे अशोक सर हैं, बिहार में बहुत सारे लोग हैं, पर अशोक सर का नाम ही काफी है। आज वो जहां पे खड़े हो जाते हैं ना, वहीं पे लाइन लग जाती है, उनको सुनने के लिए लोग पागलों की तरह दौड़ते हैं। हमारे शिवेंद्र सर हैं, उनके नाम से पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हीरानंद झा जी है हमारे गांव से, एकदम नाम, उनका नाम लेता हूं तो अंदर से एकदम कहते हैं जो रोए खड़े हो जाते हैं हमारे। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी टीम में। तो ये इनकी सक्सेस सबको दिखाई देती है, इनकी गाड़ी सबको दिखाई देती है, लेकिन जो शुरुआत का चैलेंज है ना, वो कोई देखता नहीं है। और लोग कहते हैं ये तो बड़ा लकी है जी, इनके तो बस लक है इनके पास। तो मैंने क्या किया, इसके बाद चैलेंज को एक्सेप्ट किया। चैलेंज को कभी भी मैंने प्रॉब्लम का नाम नहीं दिया। आप देखो आपके टीम में से फोन आता है, सर एक ना प्रॉब्लम आ रही है, बस समझ लो काम खराब। तो सामने वाला क्या कर रहा है, चैलेंज को प्रॉब्लम बोल रहा है। याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड गेम है। आप जैसा बात करेंगे ऐसा ही होगा, जैसा बात करेंगे आप। शब्दों से तो खेलना है यहाँ पे। देखो परिवर्तन हम लोग भी करते हैं ना, हम लोग भी ट्रेनिंग करते हैं ना, और एक हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम भी करती है ना, होता सेम है, पर क्या होता है, उनके वर्ड्स अलग होते हैं, नपे तुले होते हैं, एकदम नपे तुले। जिसको बोलना आ गया ना डायरेक्ट सेलिंग में, वो कमा जाएगा पैसा। काम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। काम क्या है, प्रोडक्ट लेना है, यूज करना है, तारीफ करना है, अच्छा लगेगा तो तारीफ करना है, नहीं अच्छा लगेगा तो आप रिटर्न कर दो। तो काम तो कुछ नहीं है यहाँ पे। इसके बाद की जो आगे की जर्नी थी मेरी, वो थी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर की। वो मैंने इसलिए अचीव किया कि जब मैंने मोदी केयर का बिजनेस प्लान देखा, तो मैंने उसमें देखा कि यहाँ पे पीजीबीवी जो है वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आपको रोड़े अटकाती है राह में, पीजीबीवी। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको भी ये प्रॉब्लम आती होगी, थोड़ी सी चैलेंज आती होगी, पीजीबीवी का चैलेंज। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर एक आदमी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन जाए, 6 लाख को कंप्लीट कर ले, उसका पीजीबीवी का लफड़ा खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा कि भाई जब डायरेक्टर ही बनाने हैं, तो 4 क्या तो 6 क्या, क्या फर्क पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, मुझे कपड़े सुखाने हैं, 10 कपड़े सुखाने हैं, और एक कपड़ा सुखाने में 1 घंटा लगता है, 10 कपड़ा सुखाने में कितना देर लगेगा, 1 घंटा ही लगेगा। क्यों पता है,
एक साथ धो के उसको लटका दो। तो ऐसे ही डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर बनने में 4-5 महीना लगता है। एक आदमी को जेन्युइन डायरेक्टर बनने में 4-5 महीना लगता है। आपको 6 डायरेक्टर चाहिए, एक साथ 6 ज्वाइनिंग करो, 6 के 6 सिस्टम में डालो, उनको ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करवाओ, बन गए डायरेक्टर। तो मैं यहां से 9 महीने के अंदर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गया था। और एक चीज और बताऊं, मेरे सक्सेस के पीछे एक और राज है। वो क्या है? वो गुलाब की माला। हुआ क्या था कि जब मैं मोदी केयर में आया ना, तो उस टाइम एसईडी को ना गुलाब की माला मिलती थी स्टेज पे, बड़ी बड़ी। और जो उससे कम के लेवल के लोग थे ना, उनको गेंदा की माला मिलती थी। तो मेरे मन में आया कि यार ये गुलाब की माला मुझे भी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने जल्दी जल्दी एसईडी इसलिए करी। लेकिन जब एसईडी बनी तो उस टाइम ये गुलाब की माला शिफ्ट हो गई कहां पे? प्रेसिडेंशियल के पास। वो मोटी मोटी गुलाब की माला प्रेसिडेंशियल को मिलने लग गई थी, एसईडी को फिर वही पतली वाली माला। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार गुलाब की माला तो लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने प्रेसिडेंशियल किया, लेकिन वो माला इतनी कम है कि वो और आगे पहुंच गया। वो कहां पहुंच गया? क्राउन के पास। मोदी केयर में इतनी अचीवमेंट है, इतनी अचीवमेंट है। आप यहाँ का जो कनेक्ट बुक है उठा के देखो, आप एसईडी गिन नहीं पाओगे सर, प्लेटिनम गिन नहीं पाओगे, प्रेसिडेंशियल गिन नहीं पाओगे, इतने हैं। तो जो स्टेज होता है वो तो इतना कैसे संभालेगा सबको। तो वहां पे फिर क्या था, माला पहुंच गया क्राउन के पास। और जब मैं क्राउन बना और जब मुझे इतनी मोटी गुलाब की माला मिली सुरेखा मैम के हाथों, मैंने कहा अब पकड़ लिया मैंने इसको, अब पकड़ लिया। तो ये मेरा सफर था सफलता का। और आरबीडी में अभी इसी महीने में बना हूं, 4 साल में आरबीडी बना हूं। फॉरेन ट्रिप में उसके बाद थाईलैंड फिर से गया मोदी केयर से साथ, मलेशिया क्वालिफाई किया, धूम क्वालिफाई किया, यहाँ से बाइक के पैसे मिले, हम तो बाइक। और अभी हमने गोवा पूरी टीम के साथ क्वालिफाई किया है। और हमारे बिहार से भी टीम है बहुत सारी जिन्होंने गोवा क्वालिफाई किया है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे की जिंदगी है। लेकिन जो चैलेंज है ना, उस चैलेंज को पार करना होता है। एक बार चैलेंज पार करना होता है। आपको लोग पागल बोलेंगे, जब आप मोदी केयर में आते हैं लोग बोलेंगे पागल हो गया। मुझे कोई बोलते थे, मुझे क्या बोलते थे? ये अच्छा वाला फर्नीचर का बिजनेस छोड़ के ये तेल साबुन काम करे, पागल हो गया ये। और मुझे तो बोलते थे, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मेरे घर में मेरी मम्मी को भड़काते थे मेरे खिलाफ, कि तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। लेकिन मेरी माँ को मेरे पे भरोसा था। मेरी माँ सबको एक ही बात बोलती थी कि जब ये दिल्ली आया था ना तो खाली हाथ आया था, 200 रुपए देके भेजा था मैं इसको, 300 रुपए वो भी किराए में खर्च कर दिया था इसने। तो अगर कुछ डूबेगा ना, इसका कुछ नहीं डूबेगा, इसके पास कुछ था ही नहीं तो डूबेगा क्या। और इतना तो इसी ने किया है अभी तक। तो आगे का भी सफर ये खुद समझदार है, कर लेगा अच्छा। मेरे को ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि मेरे घर से कभी मुझे विरोध नहीं मिला, ये मेरे साथ बहुत अच्छा था। मतलब अगर आप एक बार ठान लेते हैं ना किसी चीज के लिए, तो फिर घर से भी सपोर्ट मिलने लग जाता है। ये आप देखना, कभी एक बार घर वालों को पता लग जाए ना कि ये मानने वाला नहीं है, ये तो करके छोड़ेगा ये काम, घर वाले भी आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं। और रहा सवाल उन लोगों का जो मुझे पागल बोलते थे, तो मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है और मैं आपको जरूर सुनाऊंगा वो स्टोरी। हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो कि एक बार क्या होता है कि एक किसी कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जैसे हमारे कंपनी के हैं ना राहुल शंकर सर, तो किसी कंपनी के सीईओ होते हैं और उनको एक मीटिंग करके वापस अपने घर जाना होता है। वो किसी मीटिंग में गए होते हैं और वापस उनको अपना घर जाना होता है। और जब वो घर जा रहे होते हैं तो उनको 2 ऑप्शन मिलता है। एक तो था कि शहर से जाओ, साइड साइड से जाओ, मेन रोड से, तो उसमें जाने में उनको रात हो जाती, लेट हो जाता, बहुत लंबा रास्ता था। एक शॉर्टकट था जो जंगल के बीचों बीच रास्ता जाता था। तो उन्होंने, सर ने सोचा कि एक काम करते हैं, अभी तो दिन का टाइम है, क्यों ना मैं इस जंगल को क्रॉस कर लूं, तो मेरा कम से कम 3-4 घंटे का जो रास्ता है वो सफर आसान हो जाएगा, तय हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी को जंगल में वाले रास्ते में डाल दिया। तो दूर गए, आधे रास्ते गए, तो उनको लगा कि उनकी कार बहुत तेज तेज जो हिल रही है, बहुत तेज हिल रही है। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बाद में उन्होंने उतर के देखा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। उन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगाया,
गाड़ी साइड में करी और उतर के देखा कि आखिर ये गाड़ी इतनी तेज से क्यों हिल रही है। तो जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे और जब उनको अपने टायर पे नजर पड़ी, उनके तो होश उड़ गए। हुआ क्या था, उनके गाड़ी के जो अगले टायर का जो चारों नट था ना, वो कहीं खुल के नीचे गिर गया था। अब उन्होंने सिर पकड़ लिया कि थैंक्स गॉड मैंने सही समय पे ब्रेक मारा, अगर मैंने ब्रेक नहीं मारा होता ये गाड़ी आज मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मैं भी खत्म हो जाता। तो सबसे पहले उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया कि आज मेरी जान बचा ली आपने। लेकिन उनके सामने एक चैलेंज था कि जल्दी से नट ढूंढो और इस जंगल को क्रॉस करो, क्योंकि जैसे ही शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पे जंगली जानवर है, खूंखार जानवर है, तो शाम होने से पहले हमें इसको क्रॉस करना है। अब उन्होंने क्या किया, वहां पे जिधर से वो आए थे वो आसपास नट ढूंढना शुरू कर दिए और काफी दूर तक वो नट को ढूंढते रहे पर नट नहीं मिला उनको। इतने में एक पागल सा दिखने वाला बंदा उनके पास आता है और आके कहता है सर मैं बताऊं आपको। अब उनको ना बड़ा गुस्सा आता है, कहता है चल पागल यहां से, तू क्या मुझे बताएगा, मैं किसी कंपनी का इतना बड़ा सीईओ हूं, तू मुझे बताएगा पागल, चल। वो पागल थोड़ा साइड हो जाता है। अब वो फिर से नट ढूंढते हैं, नट ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, नट नहीं मिलता और धीरे 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 अंधेरा होने लगता है। वो बहुत परेशान होते हैं। वो पागल फिर से आता है और आगे कहता मैं बताऊं। अब इनको गुस्सा आता है, कहते तू चला जा यहां से, नहीं तेरे को चपेट मारूंगा, मैं इतना पहले ही गुस्से में हूं, मेरे को मिल नहीं रही है मेरा नट, तो तू मेरे को और आके परेशान कर रहा पागल कहीं का, चल यहां से। और फिर से वो तेजी तेजी से नट ढूंढने लगते हैं, दूर दूर तक जाते हैं जिधर से गाड़ी लेके आए होते हैं, उनको कहीं नट नहीं मिलता और बड़ा परेशान होकर वो गाड़ी के पास आके बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा मेरा, यहाँ तो रात में जंगली जानवर आएंगे मुझे मार के खा जाएंगे। वो पागल फिर से आता है, कहता सर मैं बताऊं। अब इस बार इनका जो लिहाजा था वो थोड़ा डाउन हुआ और कहते हैं अच्छा बताओ क्या बताएगा, तू बता क्या बताएगा। तो पागल कहता है सर ऐसा करो, ये जो आपके बाकी के जो 3 टायर है ना, इनमें से एक एक नट खोल के आगे वाले टायर में लगा दो, आगे वाले पहिए में लगा दो, आप जंगल क्रॉस कर लो, शहर जाके बाकी नट लगा लेना पूरे। अब भाई साहब के तो होश उड़ गए, यार इतनी छोटी सी बात और मेरे दिमाग में नहीं आया है, ये पागल ने मुझे बताया। उन्होंने पागल को बोला थैंक यू यार थैंक यू, मैं तो तेरे पे बेकार में ही गुस्सा कर रहा था, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया एकदम, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी, भाई माफ कर दे मेरे से गलती होगी, मैं तेरे पे गुस्सा किया। और उन्होंने फटाफट वो काम कर दिया जो आगे 3 सब में से एक एक नट खोल के अगले में लगा दिया। और पागल को फिर बुलाया और बुला के बोला कि एक बात बता, मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, तूने मेरा काम तो कर दिया, ये बहुत अच्छा काम हो गया मेरे लिए, पर एक बात बता, मैं एक कंपनी का इतना बड़ा सीईओ, मेरी 5 लाख रुपए सैलरी है और इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई और तेरे जैसे पागल को दिमाग में आ गई, ऐसा क्यों। वो पागल पता क्या बोलता है, भाई साहब मैं पागल हूं बेवकूफ नहीं हूं। तो जब मुझे लोग बोलते थे ना कि आप अपना बिजनेस छोड़ के और आप इसमें आ गए हो डायरेक्ट सेलिंग में, ये घर घर जाके तेल साबुन का डेमो करोगे, लोग हाँ करेंगे लोग ना करेंगे, कभी उधार करेंगे हैं, मुझे पता था ना कि मैं कौन से बिजनेस में हूं, क्योंकि बिजनेस तो मैंने कर रखा था ना अपना फर्नीचर का। मुझे पता ना कि वहां पे कितनी समस्याएं कितनी परेशानी है। तो मैं कोई बेवकूफ थोड़ी था कि अपना लाखों रुपए का जो मेरा फर्नीचर का शोरूम था उसको छोड़ के मैं मोदीकर में आ गया। मुझे पता था कि जो काम मैं कर रहा हूं वो काम मुझे सारी जिंदगी करनी पड़ेगी, सारी जिंदगी करनी पड़ेगी। और खुदा न खास्ता अगर बीच में कुछ होता है तो जो ये मेरे लोग हैं आज मुझे कुछ नहीं समझ रहे, मुझे नचा रहे हैं उंगलियों पे, एक रिक्शे वाले को भी हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि भाई सामान छोड़ दे ग्राहक के घर में जाके, वो मेरे बाद मेरे घर वालों को कहां से समझेंगे, वो तो रोड पे आ जाएंगे 1 मिनट में। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग 3-4 साल अच्छे से कर लिया, मैंने अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया एक बार, चलो जो होगा देखा जाएगा, यार 4 साल ही तो मेहनत करने हैं।
एक आदमी गड्ढा खोदता है, उसको 8 घंटे के पैसे दिए जाते हैं 600 रुपए, उसके घर में आटा नहीं है, वो ये नहीं देखता कि गड्ढा कितना गहरा खुद रहा है, उसको 600 रुपए दिख रहे होते हैं भाई साहब, क्योंकि 600 आएगा तो घर में आटा आएगा। और काम तो 8 घंटा ही करेगा, चाहे गड्ढे खुदवा लो चाहे ईंट तुड़वा लो, करना तो 8 घंटा ही है। तो ऐसे ही मैंने कहा करना तो 3-4 साल ही है, 5 साल ही है, इसके बाद की तो जिंदगी एकदम आसान है, मजे की जिंदगी है। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका बिजनेस है 15-15 साल से, 20-20 साल से, 25-25 साल से, वो आज भी रोज के रोज शटर उठाते हैं, रात को बंद करते हैं और दिन भर खाते लिखते रहते हैं बैठ के, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज वहां से पैसा मर गया, आज उसने पैसा मार लिया हमारा, आज ये टूट गया, आज ये हो गया, यही करते रहते हैं बैठ के। कुछ लोग तो विरासत में टेंशन है ना, अपने बच्चों को टेंशन देके जाते हैं विरासत में। मोदी के वाले विरासत में अपने बच्चों को देके जाते हैं राजा वाली जिंदगी, और आम आदमी विरासत में अपने बच्चों को देके जाते हैं टेंशन वाली जिंदगी। और कुछ लोग तो अपने बच्चों को नौकर बना के जाते हैं, कोई बड़ा नौकर होता है, कोई छोटा नौकर होता है। नौकरी का मतलब क्या है? नौकर, कोई छोटा गुलाम, कोई बड़ा गुलाम, कोई 20,000 वाला, कोई 1 लाख वाला, होता तो नौकर ही है। आप किसी ऐसे नेटवर्कर से मिलिए, मोदी के वाले से मिलिए, जो अपने अपलाइन की बात मानता हो, अपने अपलाइन के संपर्क में हो, अपलाइन उसका एक्टिव हो और ग्रोइंग हो। ध्यान रखना, अपलाइन भी एक्टिव होना चाहिए, अपलाइन भी ग्रोइंग। कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं हमें ज्वाइन करा के खुद ही गायब हो जाते हैं, या तो कभी तो कंपनी चेंज कर लेते हैं, उसको नहीं मैं गिनती करता। अपने एलओएस में से ढूंढिए, एलओएस में से ढूंढिए कौन एक्टिव है, कौन ग्रोइंग है, उसके संपर्क में रहिए, उसके गाइडेंस में चलिए। और मुझे एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति दिखा दो जो मोदी केयर में 5 साल अपने अपलाइन के गाइडेंस में काम करता हो और उसका लाख रुपए से कम की इनकम हो। देखो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि लाख रुपए की नौकरी कैसे मिलती है। अब आपके पास, आप खुद से पूछ लो, आपको लाख रुपए की जॉब करनी है, कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, खुद से पूछ लो। पर लाख रुपए आने चाहिए हर महीने। 8 तारीख को आपका बॉस ये ना बोले कि आज तेरी सैलरी इसलिए काट रहा हूं क्योंकि तू 20 दिन छुट्टी पे था, तेरी सैलरी इसलिए काट रहा हूं क्योंकि तूने ये काम गलत कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मोदी केयर में आप देख लो, जिसने 5 साल दिया है, अपने अपलाइन के गाइडेंस में रह के दिया है, उसका पैसा आता कि नहीं आता है। तो विजन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इंसान को आगे क्या क्या चाहिए होता है, एक इंसान को क्या क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है घर चलाने के लिए, सेहत चाहिए होता है, अच्छी सेहत पैसे को यूज करने के लिए, समय चाहिए होता है भरपूर, और मान सम्मान चाहिए होता है, और अपना जो बुढ़ापा है वो सेफ करना होता है। हर इंसान को यही 5 चीजें चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर कोई 25-30 हजार, 40 हजार की नौकरी कर रहा है, क्या आपको लगता है कि पर्याप्त पैसा कमा रहा है वो? भाई साहब, आप 2,000 का नोट लेके जाओ, शाम को घर आओगे खाली मिलेगा नोट। 5,000 रुपए लेके जाओ, मार्केट में खत्म होके आ जाएंगे एक दिन में। तो 30-40 हजार वाली कैसे अपने घर चलाते हैं सबको पता है, अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जिनके बिजनेस है ना, बिजनेस में पैसा दिखता बहुत है, इतना पैसा वो अपना नहीं होता है। वो, मैंने भी बिजनेस में बहुत पैसा इतना इतना देखता था, पर मेरा नहीं होता था वो। आज उस सप्लायर को देना है, कल उस सप्लायर को देना है, मकान मालिक को देना है, कभी सेल टैक्स भरना है, कभी सैलरी देनी है। बस ऐसे ही चल रहा था गोली, टोपी घुमाओ टोपी घुमाओ, बस। वहां से कमेटी उठा के वहां पैसा डाल दिया, वहां से कमेटी उठा के वहां पैसा डाल दिया, फिर वहां से उसको बोला 2 महीने बाद का चेक काट दिया, फिर उसको ऐसे कर दिया। ऐसे चलती है जिंदगी। लेकिन आप ये देखो कि एक आदमी अगर लाख रुपए, सिर्फ लाख रुपए, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लाख रुपए, अगर एक आदमी लाख रुपए महीना, हर महीने उसके अकाउंट में 8 तारीख को आ जाए, हर महीने आ जाए, क्या बताओ उसका घर अच्छे से नहीं चलेगा? एक आदमी जिसके टीम में सिर्फ और सिर्फ, मैं कहता हूं 500 लोग आ जाए, 500 यूजर, बताओ उसका घर चलेगा कि नहीं चलेगा? उसको टाइम फ्रीडम हो गया कि नहीं हो गया? आप एक कोई शोरूम खोलते हो और शोरूम को चलाने के लिए आप 3-4-5 स्टाफ रखते हो, आपका काम आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर आपने स्टाफ रख लिए, 5-6 स्टाफ रख लिए, काम आसान हो जाता है ना। पर आप जब
आम जिंदगी में स्टाफ रखते हैं तो आप उसकी सैलरी को आप अपने ऊपर डाल लेते हैं कि भैया मेरा काम चले ना चले, तेरे को तो सैलरी देनी पड़ेगी मुझे। अब मुझे बताओ, मोदी केयर में जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, आप कितनी सैलरी देते हैं लोगों को? कितनी सैलरी देते हैं? मेरे ग्रुप में नाना करते हैं, इस टाइम कम से कम 6,000 से ज्यादा लोग हैं। मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया किसी को आज तक, ना उन्होंने मेरे से सैलरी मांगी, पर वो तो काम कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ, अगर मैं बिना सैलरी के लोगों को रखूंगा और शुरू में मुझे उसे ट्रेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा पालना पड़ेगा, 2-3 साल ये काम करना पड़ेगा, तो क्यों ना करूं ये काम मैं? एक आदमी अपने बेटे को पाल के 20 साल तक बड़ा करता है, 20 साल तक पालता पोसता है, कम से कम 20 से 22 साल तक। क्यों? इसलिए कि बुढ़ापा में जाके मेरा सहारा बनेगा। है अपने बच्चे को तो 20-22 साल पालने के लिए तैयार बैठे हो, और जब मोदी केयर में किसी को लेके आते हो 6 महीने में मन भर जाता है आपका, 3 महीने में मन भर जाता है कई बार। इसको भी बच्चे की तरफ पालना। कोई आदमी कहता है आपको टीम को कितना सपोर्ट करना चाहिए, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं टीम को ज्वाइन कराया, उसको कितना सपोर्ट करूं। मैं कहता हूं तब तक सपोर्ट करो जब तक वो सामने वाला ऑटो मोड में ना आ जाए, जब तक उसके ड्रीम ना जाग जाए, तब तक सपोर्ट करो। उसका ड्रीम 1 महीने में जाग जाए, 2 महीने में जाग जाए, 1 साल में जाग जाए, 2 साल में जाग जाए, तब तक सपोर्ट करो आप उसका। और ये सब करते करते आज का जो मेरा सफर है, मैं यहां तक पहुंचा हूं, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर का। देखो, मैं कहीं ना कहीं भक्ति में भी विश्वास रखता हूं। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी ना हो ना, मोदी केयर आपके जिंदगी में आए ना। आज देखो, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है और मोदी केयर में कितने लोग हैं? सिर्फ 50 से 60 लाख। तो बाकियों को क्यों नहीं पता मोदी केयर? क्योंकि ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं है। हमारी जो अपलाइन है, गुरुमा है, सारिका मलिक, उनका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। वो कहती हैं कि ऊपर वाला जिस पे कृपा करता है ना, उसके जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग डाल देता है। लेकिन अगर ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है आपके ऊपर, तो वो आपको क्या करेगा? मोदी केयर में लाके पटक देगा। ले बदल ले अपनी जिंदगी, कर ले अपने सपने पूरे। और जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी जरूर सुनाऊंगा कि हमारे जिंदगी में कुछ लोग कैसे होते हैं। तो कहीं आपको अगर ये लोग टकरा जाए तो थोड़ी सी दूरी बना लेना उनसे, थोड़ी सी दूरी बना लेना, आपका काम चल जाएगा। कई बार क्या होता है, हम ना अपना जो समय है ना, गलत लोगों पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस का एक और मूल मंत्र है कि अपना समय किसी गलत आदमी के मत देना आप, क्योंकि आपका समय कीमती है। वो तो आपके समय का वैल्यू नहीं करेगा, वो तो नचाएगा आपको, उसको भूख ही नहीं है। आपको तो है, आपको तो तरक्की करनी है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और इसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। एक बार क्या होता है कि गांव में आप सब जानते हैं कि पीपल का पेड़ होता है, बड़ का पेड़ होता है, और जो मोटा पेड़ होगा ना, तो उसके चारों तरफ चबूतरा बना देते हैं। और गांव के जो लोग होते हैं वहां पे बैठ के अपना आराम से गमछा बिछा के सोते रहते हैं, कुछ पत्ते खेलते रहते हैं, कुछ अपना हंसी मजाक चल रहा होता है। तो ऐसा ही होता है, हर गांव में होता है, हमारे गांव में भी, आपके गांव में भी होगा, हर जगह होता है। तो एक बार क्या होता है, एक बंदा ना उस गांव में, किसी गांव में जा रहा होता है, तो उसने देखा कि एक आदमी उस चबूतरे पे गमछा बिछा के आराम से सो रहा है। तो आदमी मन में सोचता है कि यार इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, बताओ मैं धूप में कितना परेशान की तरह भाग रहा हूँ और ये आदमी मजे ले रहा है। और जब वो शाम को उधर से लौटता है अपना काम करके, तो देखता वो आदमी वहीं पे आराम से गमछा बिछा के फिर से लेटा हुआ है, आराम से लेटा हुआ है। उसको लगता है यार इसकी कैसी जिंदगी है, बताओ इसने कितने मजे किए आज पूरे दिन। और कुदरती क्या होता है, कुछ दिन बाद ना उसको उसी रास्ते से फिर से जाना होता है। तो उसी रास्ते से जाता है तो देखता है वही व्यक्ति उसी जगह पे गमछा बिछा के आराम से सोया हुआ है। उसको बड़ी हैरानी होती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, तो घर ढंग से नहीं चल रहा, ये बंदा यहाँ पे आराम से लेटा हुआ है, उस दिन भी लेटा हुआ था, इसका घर कैसे चलता होगा। खैर उसने कुछ नहीं पूछा, वापस चला गया, शाम को आया फिर वैसे मिला। लेकिन जब तीसरे दिन वो उसको मिला ना, तो वो उसके पास गया और उसने बोला भाई साहब मैं आपसे ना एक कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं पूछूं क्या? वो जो गमछा बिछा के बंदा सोया था ना, उसने पूछा हाँ भाई पूछ, क्या पूछना है? तो उन्होंने बोला भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं आपको ना काफी दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि आप ना यहाँ पे हमेशा लेटे रहते हो, आराम करते रहते हो, तो आप कुछ काम क्यों नहीं करते? तो वो व्यक्ति कहता है अच्छा
यार ये तो मेरे को किसी ने बताया नहीं कि काम भी करना होता है। अच्छा तू बता मैं क्या काम करूं, तू बता दे, तुमने आइडिया दिया ना, तू ही बता और ये बता दे कि मैं क्यों करूं काम। तो वो आदमी कहता भाई साहब आप तो यार अच्छे भले लग रहे हो, मैं मेरे को या तो आप पागल बना रहे हो या खुद आप पागल बन रहे हो, आप पूछ रहे हो काम क्यों करते हैं। कहता नहीं यार तू मुझे बताना कि काम क्यों करते हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला यार कमाल है, काम करके पैसा मिलता है। तो कहता फिर क्या, आपको पैसा मिलेगा, ढेर सारा पैसा मिलेगा काम करके, आप उससे एक जमीन खरीद लेना। कहता फिर एक बड़ा सा घर बना लेना, महल बना लेना। कहता उसमें आराम से रहना। कहता अरे पागल, पहले तो मैं काम करूं है, फिर मैं उससे जमीन खरीदूं, फिर मैं उससे घर बनाऊं और फिर जाके मैं उससे आराम करूं। मैं डायरेक्ट आराम ना कर लूं यहाँ पे। तो कुछ लोग हमारे लाइफ में डायरेक्ट आराम करने वाले भी मिलते हैं, तो आपको उनसे दूरी बना के रखनी है। उनको पेड़ के नीचे अच्छा लग रहा है, भैया पेड़ के नीचे ना कीड़े मकोड़े भी आते हैं, बारिश भी होती है। कुछ लोग आपको ऐसे दिखाएंगे उनके लाइफ में सब कुछ है, होता कुछ नहीं है, बिजली के बिल नहीं भरे होते उन्होंने 6-6 महीने साल भर, लेकिन आपको दिखाएंगे ऐसे कि सबसे बड़े राजा महाराजा वही हैं। तो अगर कभी ऐसे लोग आपको टकरा जाए तो उनसे थोड़ा दूरी बना लेना। और हमारी जो एएसएम है ज्योति चौधरी मैम, वो इनका बहुत प्यारा वर्ड है कि मोदी केयर में जब कोई ज्वाइन होता है तो आपको एक छोटा सा काम करना होता है, अपने कान के ऊपर एक फिल्टर लगा लो। क्यों? आप अपने कान के अंदर वही बात जाने दो जो आप पसंद करते हो, जो नहीं पसंद है उसको झाड़ दो ऐसे। तो मुझे भी कुछ बातें जब पसंद नहीं आती ना, मैं ऐसे करता हूँ। कुछ लोग नोटिस करते हैं ये ऐसे क्यों करते हैं, वो मैं ऐसे इसलिए करता हूँ, मेरे को बातें पसंद नहीं आती, मैं उसको झाड़ रहा होता हूँ। तो थैंक यू अशोक सर, आपका, आपने मुझे आज मौका दिया और मुझे अपने मिथिलांचल के लोगों के सामने का मौका बोलने का मौका दिया, तो मेरे लिए बहुत लकी वाला दिन है। थैंक यू सर, थैंक यू।